आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। तो जैसा कि पिछले बार अकाउंट का मॉडल सेट जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सेट था वो सॉल्व करके आप लोग को दिए थे और यूट्यूब पर भी अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख चुके होंगे। लेकिन उसमें सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, ठीक है। उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएमटी का सेट, जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा इशू कर दिया गया है मॉडल सेट। उसी सेट से जैसा कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे आपका सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा अपलोड किया गया है, ठीक है। क्लास 12 के जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए है। टाइप आपका एमसीक्यू है, देख रहे हैं आप, ठीक है। विषय बीएमटी है और समय आपको इस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मॉडल सेट को सॉल्व करने के लिए मिलेगा 1.5 आवर्स, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस डालो, समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आपको ये पता है, ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है कि कुल 40 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से एक विकल्प चयन करना है। गलत विकल्प यदि आप चयन करते हैं तो उस पर नंबर नहीं काटा जाएगा। इसी को बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका, ठीक ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच इज द 27th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ देख लो, स्क्रीन पर है, देखेंगे ध्यान से। विच इज द 27th टर्म ऑफ सीक्वेंस 5, 14, 23, ठीक ना। ये जो आपका सीक्वेंस है 5, 14 और 23 और आगे भी और भी संख्या होगा। इस सीक्वेंस में 27वां पद कौन सा है? क्या वो 239 है, क्या वो 100 है, क्या वो 101 है, क्या वो 900 है? तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। फिलहाल हमको तो पता है इसका आंसर, तो इसका आंसर है 239। तो आप बोलेंगे कि सर सिर्फ ऑप्शन टेक आउट करने से नहीं होगा, समझ में तो आया नहीं कि कैसे आया 239। तो आपके लिए सॉल्यूशन करके भी रखा गया है, तो हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलेंगे, ठीक है। एक मिनट। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो कह रहा था वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक ना। आपका सीक्वेंस दिया था 5, 14, 23 दिया हुआ था सीक्वेंस। एपी में वहाँ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है कि एपी में है। एपी में होने का प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो देखो 5 में 14 कितना आगे बढ़ा है? 9 आगे बढ़ा है, सॉरी 5 और 9, हाँ 9 आगे बढ़ा है। और 14 से 23 9 आगे बढ़ा हुआ है, मतलब 9 का अंतर है। तो 9 का अंतर इसका मतलब एपी में तो है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जब इक्वल होता है तो एपी होता है। जीपी का क्या है कि कॉमन रेशियो इक्वल होता है, तो यहाँ रेशियो इक्वल तो नहीं है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो इसमें ए का वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस आपका 9 अभी बता ही दिए, और एन का वैल्यू कितना है? 27 है। एन का वैल्यू 27 क्यों है? क्योंकि आपको 27th टर्म फाइंड करना है, मतलब 27वां पद पता लगाना है। तो 27वां पद आपका एन है, और एन निकालने के लिए आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना होगा। क्लास 10 में आप पढ़े ही होंगे। ए एन का फॉर्मूला हम टी एन लिखते हैं, हम यहाँ पर टी एन लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, हम टी एन लिखते हैं, ठीक ना। आप ए एन भी लिख सकते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दे। ए का वैल्यू कितना है? 5 है, पुट कर दिए। एन का वैल्यू 27 पुट कर दिए, और डी का वैल्यू 9 पुट कर दिए, सब पुट कर दिए। अब तो सॉल्यूशन करने तो आपको आता होगा, इतना तो कैलकुलेशन कमजोर नहीं होगा। तो सब कैलकुलेट करके फाइनली क्या आया? 239 आया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1। एपी में जो पहला पद है वो कितना है? 1 है। क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लो स्क्रीन पे, ठीक है। पहला पद 1 है और लास्ट टर्म 11 है। लास्ट टर्म 11 मतलब टी एन आपका 11 है, ठीक है। फाइंड क्या करना है? तो इफ द सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स भी दिया हुआ है। सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। सम ऑफ एन टर्म कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड करना है एन का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड करना है? एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो एन का वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। कैलकुलेट करके रख दिए हैं आप लोग के लिए, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखते तो है नहीं।
तो शॉर्ट वीडियो के लिए बना के रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जैसा कि देख लीजिए, अपना सेट आप लोड करके रखे होंगे, सेट को आप निकाल लो कंप्यूटर के माध्यम से और देखो, या फिर आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ था। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपका 1 दिया हुआ था, देखिए यहाँ 1 हम लिख दिए हैं, और लास्ट टर्म वहाँ लिखा हुआ था, लास्ट टर्म जिसको टीएन कहा जाता है, लास्ट टर्म का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो टीएन होता है। तो टीएन आपका 11 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और सम ऑफ एन टर्म जिसको एसन के साइन से डिनोट करते हैं, वो आपका 36 दिया हुआ है। सब कुछ लिख दिए और एस लगा के यहाँ एन का वैल्यू आप पता लगा सकते हैं। आप बोलेंगे सर टीएन दिया हुआ है तो टीएन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो नहीं, टीएन का फॉर्मूला मत लगाओ, ठीक ना, वो आपका सही नहीं रहेगा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में बनाना है तो ये करो, एसन का एक फॉर्मूला होता है n/2, इसको n/2 इंटू ए प्लस टी एन होता है ना, n/2 इंटू ए प्लस टी एन। आप बोलेंगे सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पढ़े हैं, तो वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर जब टीएन आपको पता है, जब टीएन आपको पता है तो आप 2a प्लस n-1 इंटू डी मत लगाओ, बल्कि ये रहा फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, a प्लस टी एन। यदि आप टीएन को यहाँ पर टीएन का फॉर्मूला पुट कीजिएगा फिर से ना, टीएन का फॉर्मूला यहाँ फिर से पुट कीजिएगा, ये टीएन जो है, तो फिर से आपका वही 2a प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर दिए, एसन आपका 36 दिया, लिख दिए, n/2 n तो निकालना है, n/2 लिख दिए, a का वैल्यू 1 था, 1 लिख दिए, टीएन का वैल्यू 11 था, 11 लिख दिए, ठीक ना। सॉल्व करते जा रहे हैं। अब क्या करना है, ये 2 को इधर ले आए 36 के साइड, पता है ये सब। अब इक्वल टू का इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको नहीं आता है तो आप बहुत कमजोर हैं, तो फिर आपको क्लास करना पड़ेगा आके। तो आपको पता है कि जब 2 को आप LHS साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2 डिवाइड में है तो इधर इंटू में जाएगा, तो 36 को 2 से गुना कर देंगे तो 72 होगा, जो कि यहाँ 72 आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर 1 और 11 प्लस में है, तो ये 1 और 11 जोड़े तो 12 हो गया, और 2 तो हम उधर भेज चुके थे, यहाँ n बचा, तो 12 को n से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ देख रहे हैं 12n लिखे हुए हैं हम, ठीक है। उसके बाद 12 से 72 6 में कट गया, n का मान 6 आ गया। तो देखिए n का मान 6 आया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पर टिक आउट भी कर लेना है, इसमें पहला में ऑप्शन ए था और दूसरा में ऑप्शन सी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में तो इसमें तो बनाना नहीं है, इसमें फॉर्मूला है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का, तो ए और बी का जीएम निकालना है। तो आप फॉर्मूला याद कर चुके होंगे, जीएम का फॉर्मूला ये सी नंबर जो ऑप्शन है वो होगा, अंडर रूट ए इंटू बी। जब भी आपको 1 जीएम फाइंड करना है ए और बी के बीच का, ठीक है, तो अंडर रूट ए इंटू बी होगा। तो टिक आउट कर लेंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ गलतियां हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज और बता देना चाहेंगे हम कि आपका जो ये सेट है, ये सेट आपका 40 क्वेश्चन का लिख तो दिया है, 40 क्वेश्चन है भी, लेकिन इसमें 40 क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपका 39 क्वेश्चन ही है। एक क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया गया है, और सेट में कई जगहों पे बहुत सा गड़बड़ है, बहुत सा क्वेश्चन भी गलत है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 4 देख लो, 4 में भी गड़बड़ी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, ठीक ना। तीसरा पद जो है जीपी का वो कितना है, 4 है, ठीक है। थर्ड टर्म कितना है, 4 है, यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, हमको बताना ना पड़े, आप खुद देख लो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, प्रथम 5 पदों का गुणनफल निकालना है। तो प्रथम 5 पदों का गुणनफल निकालने के लिए यहाँ पर कम से कम आपका फर्स्ट टर्म तो देना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट टर्म देना चाहिए था। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 होगा, ठीक ना। फर्स्ट टर्म हम सॉल्व करके देख लिए हैं, फर्स्ट टर्म 1 होगा तो ही आंसर आप ला पाएंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते, 3 का तो हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप देखेंगे, 4 का, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में थर्ड टर्म, क्वेश्चन जाकर देखो, क्वेश्चन में आपका थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 3 4 लिख दिए। थर्ड टर्म को T3 लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में नहीं दिया है, जो कि 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, बाय मिस्टेक गलती हुआ होगा। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 क्वेश्चन में दिया होगा, भले यहाँ नहीं दिया है, लेकिन ये सही क्वेश्चन नहीं है कि फर्स्ट टर्म 1 रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है ये क्वेश्चन जीपी का है, जीपी लिखा हुआ है। तो जीपी में T3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो जीपी में फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर n-1। तो a लिख दिए, r लिख दिए, टू द पावर n, n का वैल्यू यहाँ 3 है, n का वैल्यू कितना है, 3 है, इसलिए 3 - 1 कर दिए। तो a r स्क्वायर आ गया। देखिए नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू 4 तो आपको दिया हुआ था, तो 4 लिखते जा रहे हैं हम, ठीक ना। अब सॉल्व किए तो a का वैल्यू तो 1 है,
ए का वैल्यू 1 पुट कर दिया है, देख रहे हैं ए का वैल्यू 1 पुट कर दिया है, और आर स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। स्क्वायर को उधर भेज देंगे। आपको पता है कि जब स्क्वायर को चेंज करते हैं तो वो रूट में आ जाता है, तो यहाँ पर ये रूट में आ गया √4। तो √4 का वैल्यू कितना होता है? √4 का वैल्यू 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे, यहाँ पर T1 आपका 1 था, निकालना क्या है हम लोग को? प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स, प्रथम 5 पदों का गुणनफल निकालना है। तो प्रथम पद ए है, ए तो आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में, ए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ए को T1 भी बोलते हैं, इसलिए T1 लिखे 1 लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ए और T1 एक ही होता है, ठीक है। T2 निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? T2 निकालने का फॉर्मूला जीपी में AR⁻n-1 होता है, तो n की जगह 2, तो 2 पुट कर दिए। देखो यहाँ पे 2 पुट किया हुआ है, ठीक है। तो 2 - 1 किए तो कितना आ गया? देख रहे हैं यहाँ पर a इंटू आर का वैल्यू 2 हम लोग निकाल चुके हैं, आर का वैल्यू 2 निकाल चुके हैं, 2 पुट कर दिया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ ही रहा होगा। और 1 × 2 किया तो 2, पहला पद 1 था, दूसरा पद 2 आ गया, दूसरा पद कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख रहे हैं T3 यहीं पे निकाल दिए हैं। T3 का फॉर्मूला वही AR3-1, n का वैल्यू 3 है, इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू 3 पुट किए हैं, देखिए यहाँ पर 3 पुट किए हैं, ठीक है। चलिए तो आपका A का वैल्यू 1 है, पुट कर दिए, R का वैल्यू 2 है, पुट कर दिए, ठीक है। और 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 बचा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 निकाल दिए, ठीक है। उसी प्रकार से आगे आप देखते जाओ, आगे आप देखो T4 भी निकाल दिए, 8 आया है। T5 आपका कितना आया है? 16 आया है, ठीक है। अब ये सब को हमको क्या करना है? गुना कर देना है, सबको क्या कर देना है? गुना कर देना है। यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होता है, तो गुना करना ही पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 5 फर्स्ट टर्म इन AGP, ठीक ना। तो पांचों टर्म को देखो गुना फॉर्म में लिख दिए हैं, गुना के रूप में लिख दिए हैं और गुना कर दिए 1024। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। 5 में आते हैं। 5 में क्या है? इफ 15 PR, ये परम्यूटेशन क्वेश्चन है। इफ 15 PR इक्वल टू 2730 दिख रहा होगा, देन द वैल्यू ऑफ R विल बी। इसका वैल्यू क्या निकालना है? R का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी है R का वैल्यू। यहाँ पे R का वैल्यू 2 तरीके से निकाला जा सकता है, R का वैल्यू 2 तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, हम देखिए यहाँ पर जो काटे हुए हैं ये हम पहले दूसरे तरीके से R का वैल्यू निकाल रहे थे, वो लॉन्ग हो जाता है। अब आपका MCQ टाइप क्वेश्चन में लॉन्ग क्यों बनाएंगे? समय बचाना है ना। तो हम R का वैल्यू निकालने के लिए 2 तरीका यूज करते हैं, उसमें से एक तरीका ये है, देख लो, कुछ नहीं करना है। 2730 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 15 है। तो 15 जितना, मतलब n का वैल्यू जितना है जो कि 15 है, उससे पीछे जाना है आपको। उससे पीछे मतलब 15 से पीछे क्या आता है? 14 आता है। और 14 से पीछे क्या आता है? 13 आता है। फिर 13 से पीछे कितना आता है? 12 आता है। तो 12 तक नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना 12 तक? क्योंकि 15, 14 और 13 जब गुना कीजिएगा तीनों को, तो आपका 2730 आ जाएगा। 15, 14, 13 गुना करने से ही आपका 2730 आ गया। तो फिर 12 से गुना नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल रखना है ना। तो चलिए, तो इसलिए यहाँ पर R का वैल्यू आपका हो जाएगा, यहाँ पर 15, 14, 13 3 संख्या है ना, तो 3 संख्या है, इसलिए R का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली निकल गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी मत पूछिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताने के लिए वीडियो हम नहीं बनाए हैं। इसमें सिर्फ आपका MCQ टाइप क्वेश्चन का जो सेट आया है झारखंड बोर्ड द्वारा, उसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। बेसिक जानना है तो दूसरे वीडियो में जब बनाएंगे तो अपना वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन वीडियो आप तभी देख पाइएगा जब आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ना। और नहीं देखना है, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं है, तब पर भी धन्यवाद इतना देखने के लिए भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि NC12, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो NC12 और इक्वल टू NC8, देन N इज इक्वल टू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
NC 12 इक्वल टू NC 8 है, NC 12 इक्वल टू NC 8 है, तो देन N इज इक्वल टू कौन होगा, 20 होगा, 12 होगा, 6 होगा, 30 होगा, कौन होगा, ये तो मन में ही निकल जाता है। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो सॉल्यूशन देख लीजिए। ऐसे इसका आंसर कितना होगा, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 12 और कितना है पे 8, 12 8 20 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है, NC 12 इक्वल टू NC 8। तो n का वैल्यू करने के लिए कुछ नहीं करना है, इधर का जो r का वैल्यू है 12 है, इधर का r का वैल्यू 12 है, इधर का r का वैल्यू 8 है, दोनों को जोड़ दिया था। ये कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ लिख देते हैं हम, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब n इज इक्वल टू n होता है और p नॉट इक्वल टू q होता है, तो यहाँ पर p और q बोल रहे हैं, वो हम p इसके लिए 12 के लिए बोल रहे हैं और q 8 के लिए बोल रहे हैं, तो 12 8 बराबर नहीं ना है। तो जब ये दोनों कंडीशन लागू होता है, ये दोनों कंडीशन देख रहे हैं, नंबर 1 और ये नंबर 2, दोनों कंडीशन जब लागू होगा तब यहाँ एक फार्मूला लगता है। यहाँ पर क्या लगता है, एक फार्मूला लगता है, और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है कि वहाँ पर n का वैल्यू इक्वल टू n का वैल्यू इक्वल टू करना कुछ नहीं है, p प्लस q करना है। ये कॉन्सेप्ट है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो n का वैल्यू p प्लस q कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देख रहे हैं, कर दिए हम। p आपका 12 था और q आपका 8 था, तो 12 8 जोड़ दिया गया तो आपका 20 आया। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक ना, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में बोल रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 2 लेटर कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द कैट। कौन सा वर्ड लेना है, कैट वर्ड लेना है। कैट में कितना लेटर है देख लो, कैट में 3 लेटर है, CAT 3 लेटर हुआ ना, और 2 लेटर लेके बोल रहा है कि और कितना वर्ड हम लोग बना सकते हैं। ठीक ना, तो 2 लेटर लेके हम लोग और कितना वर्ड बना सकते हैं, तो यहाँ देख ले सॉल्यूशन। ठीक है, कैट है, टोटल लेटर कितना है इसमें 3 है, और टू टेक 2 लेटर मतलब लेटर लेना है, तो कितना लेटर लेना है 2 लेटर। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये n का वैल्यू कहलाएगा, और जितना लेटर लेना है ये r का वैल्यू कहलाएगा। और ये क्वेश्चन आपका परमुटेशन चैप्टर का है, तो परमुटेशन में सेट करना है 3p2। अब 3p2 को सॉल्व करना है, p2 को सॉल्व करने आता होगा, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। npr का फॉर्मूला क्या होता है, npr का फॉर्मूला क्या होता है, npr इक्वल टू क्या होता है, तो फैक्टोरियल n होता है बाई फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर यहाँ सेट किए देख लो, n का वैल्यू 3 तो फैक्टोरियल 3 लिख दिए यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, और n माइनस r तो 3 माइनस 2 लिख दिए हैं। ठीक है, अब सॉल्व किए तो आपको फैक्टोरियल सॉल्व करने आता ही होगा कि यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ेंगे तो आपका फैक्टोरियल का डेफिनेशन आप जानते होंगे। फैक्टोरियल का डेफिनेशन पहले भी हम वीडियो बनाए हैं, इसका देख लेना। फैक्टोरियल का डेफिनेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो यहाँ पर ये जो 3 है वो n मान लो, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n 3 टर्म्स, तो यहाँ पर n की जगह 3 है तो बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कौन होगा, 3 to 1 होगा, तो पीछे जाना है 1 तक जाना है, 0 पर तो मत जाना, 1 तक, क्योंकि फर्स्ट बोला है ना, फर्स्ट n टर्म तक का प्रोडक्ट जो होता है वो फैक्टोरियल होता है। फिर से हम बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, हिंदी में बोल रहे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल को ही फैक्टोरियल हिंदी में क्रम गुणित कहा जाता है। सुन लिए, नोट कर लीजिएगा। तो प्रथम, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है, तो इसका मतलब हुआ है कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 होता है, तो गुना कर दिए तो कितना आया, 6 आया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या है,
NP3 इक्वल टू 60, NP3 कितना दिया है वो है 60, तो n का वैल्यू फाइंड करने बोला है, n का वैल्यू फाइंड करने बोला है। फिर से सोल्यूशन में जाना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इसमें नहीं है, हाँ यहाँ है। देखिए NP3 इक्वल टू 60 था, लिख दिए, देखो यहाँ दिखा हुआ है NP3 60 था तो 60 लिख दिए हैं। अभी हम परमुटेशन का फॉर्मूला बता ही रहे थे कि फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर होता है, तो n माइनस 3 लिखें क्योंकि r का वैल्यू यहाँ कितना है 3 है, ठीक है, लिख दिए हैं इक्वल टू 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये n माइनस 3 जो नीचे में है ना, इसको हमको हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए ऊपर का वैल्यू फैक्टोरियल n है ना, तो फैक्टोरियल n को भी हमको n माइनस 3 में कन्वर्ट करना होगा। क्या कन्वर्ट होगा? तो बिल्कुल होगा। जब आप n को बाहर कर दीजिएगा फैक्टोरियल से बाहर, तो ये बाहर देखिए आगे यहाँ देख रहे हैं, तो अंदर एक घटते चला जाता है। फैक्टोरियल का रूल आप देख ही रहे होंगे कि 3 बाहर किए थे जब, तो 2 बचा था, 2 बाहर किए तो 1। फैक्टोरियल का रूल यही है कि एक नंबर आप बाहर कीजिएगा फैक्टोरियल से तो अंदर एक घट जाएगा, तो अंदर n-1 हो गया। फिर n-1 भी बाहर कर दिए तो अंदर एक और घट जाएगा, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरे क्लास में आइए, फिर या फिर परमुटेशन का चैप्टर का शायद वीडियो हम लोड किए होंगे, शायद, हमको पता नहीं है, बहुत सारा वीडियो लोड कर रहे हैं, तो उसमें देख लो, बताए होंगे। अब n-2 भी बाहर कर दो, क्योंकि हमको जरूरत किसका है, n-3 का जरूरत है, तो n-2 भी बाहर कर दिए तो अंदर अब एक और घट जाएगा तो n-3 होगा। आप सोचेंगे कैसे? तो देखिए n-2 बाहर करेंगे तो अंदर फिर क्या बचेगा पता है? अंदर आपका n-2 तो था ही, उसी को बाहर किए, एक और घट जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो n-3 बचेगा ना, तो वही किए n-3, ठीक है। तो n-3 कट हो गया, तो अब आ गया n-1 n-2 का प्रोडक्ट आ गया, गुणनफल आ गया। सब गुणनफल में देखो, सब तीनों गुना में है, और इधर 60 है। अब 60 को हम 5 4 3 में तोड़ दिए। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो क्यों तोड़ दिए? तो क्योंकि हमको n का मान निकालना है, और यहाँ पर इधर LHS 3 वैल्यू का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 3 मानों का गुणनफल दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको 60 को भी 3 भागों में तोड़ना होगा। LHS में जितने नंबर का प्रोडक्ट रहेगा, जितने संख्याओं का गुणनफल रहेगा, उतना संख्या में इधर भी तोड़ना होगा, ठीक ना। तो आप सोचेंगे कि सर 5 4 3 ही क्यों लेना है, और भी तो होता है, ठीक ना। तो देखो n-1 n-2 में एक का अंतर है, n-1 n-2 तीनों एक के अंतर में है, एक के डिफरेंस में है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल एक के डिफरेंस में ही है। तो इधर भी आपको एक के डिफरेंस वाला संख्या रखना है, तो 5 4 3 के बीच भी एक का डिफरेंस है कि नहीं? अब बोलेंगे सर 3 4 5 भी पहले लिख सकते थे, तो 5 4 3 ही, तो इसमें भी नियम है। इसमें नियम है कि इधर देखो n सबसे बड़ा है, उससे छोटा n-1 है, उससे छोटा n-2 है, सबसे बड़ा n है और सबसे छोटा n-2 है, तो यहाँ भी उसी सेटिंग में रखना होगा, बड़ा को पहले, फिर छोटा को, फिर उससे भी छोटा को सेट कर दिए। और ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपका n का मान एक जैसा नहीं आएगा। तो देखो अब यहाँ भी, इधर भी 3 मान हो गया आपका, ठीक है, इधर भी 3 संख्याओं का गुणनफल, इधर भी 3 संख्याओं का, तो ये n जो है 5 के साथ जाएगा, n-1 4 के साथ जाएगा, n-2 3 के साथ जाएगा। देखो ले गए सबको, यहाँ पर देख रहे होंगे किए हैं ऐसा, ठीक है। और वहाँ सॉल्व किए तो सब मिला के देखो, सब में n बराबर 5 ही आया। और यदि आप 3 यहाँ पर 3 लिख दो, उसके बाद 4 लिख दो, और उसके बाद 5 लिखो, तो आंसर नहीं आएगा। तुम देख लेना, सबका n का वैल्यू सब में अलग अलग आएगा। यहाँ एक जैसा आया ना, तो इसलिए यहाँ n = 5 होगा, ठीक है, n = 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन लेंगे? बी। समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, तब ना जानेंगे कि आपको समझ नहीं आया, तो फिर वीडियो नेक्स्ट टाइम अलग तरीके से बनाएंगे। अब कमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या? और यदि पसंद आ रहा है तो भी कमेंट करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो और अच्छा से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बता, द वैल्यू। ये चैप्टर कौन सा चैप्टर का है ये क्वेश्चन? ये डिटरमिनेंट का है। किसका है? डिटरमिनेंट चैप्टर का, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर, ये तो ऐसे नॉर्मली आपको पता ही होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 को 5 से गुना कर दो, 7 को 8 से, और माइनस कर दो, बस यही करना है। लेकिन तब पर भी आपको हम सोल्यूशन दिखाई देते हैं, देखिए वही किए ना, 10 को 5 से इंटू किए क्रॉस, और 7 को 8 से गुना किए, ठीक है ना। तो 10 × 50 और 8 × 7 = 56 लिख दिए, और माइनस कर दिए, -6 आया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, 7 8 56 पहले मत लिखना, कभी भी नहीं, ये नियम नहीं है। पहले 10 और 5 को ही गुना करना है, ठीक है।
इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो प्लीज़ अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, यदि आप कॉन्सेप्ट सीखने की इच्छा रखते हैं तो एक मेहनत तो कर ही सकते हो, कमेंट कर दो, तब करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 में आते हैं, 10 भी सेम ही है, इसमें भी इसका वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ भी वही वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है कि नहीं। एक्स स्क्वायर को 5 से इंटू किए, लिखे यहाँ लिखा हुआ भी देख लो, और 5x को x से इंटू किए, देखो लिखा हुआ है, अब बीच में माइनस ही रहेगा, ठीक ना, रूल है। उसके बाद गुना करेंगे तो 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 5x स्क्वायर आया, और x को 5x से करेंगे 5x स्क्वायर, दोनों सेम है, माइनस है, घटा देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब ये सब तो आपका डेफिनेशन वाला चीज़ है, आप लोग डेफिनेशन वाला चीज़ पढ़े होंगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन तब पर भी हम अभी सेट सॉल्व कर रहे हैं तो बता देते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ये क्वेश्चन देख लो, क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स विथ अ सिंगल कॉलम, एक मैट्रिक्स जो है जो सिंगल कॉलम के साथ है, ठीक ना। यहाँ पर हम करके दिखाते हैं, मान लीजिए कि मैट्रिक्स है 2 4 5, ठीक है, ये कॉलम है, ये इस ऐसे जो लिखा जाता है इस फॉर्म में वो कॉलम होता है, देखो ऐसे लिखे हुए हैं, ये कॉलम में है, ठीक ना। तो जिसमें एक कॉलम होगा, लिखा है ना कि ए मैट्रिक्स विथ सिंगल कॉलम एनी नंबर ऑफ रो कितना भी हो सकता है, तो रो यहाँ 3 है, देखिए रो इस प्रकार दिखाया जाता है हॉरिजेंटल फॉर्म में, तो ये 2 पहला रो हो गया, 4 दूसरा रो हो गया, 5 तीसरा रो, तो रो कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम एक ही हो, कॉलम कितना हो, एक ही हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कॉलमनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, रो आपका कितना भी रहे, एक कॉलम है और रो कितना भी रहे, लेकिन एक कॉलम है इसलिए उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और यही होगा जब एक रो होगा और आपका कॉलम कितना भी हो, तो वो फिर रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका सही आंसर आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है इन अ रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ, अभी तो बताएं रो मैट्रिक्स में एक ही रो होता है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रो इज, तो नंबर ऑफ रो इज 1 होगा, ठीक है, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ए का वैल्यू ये मैट्रिक्स का है, ठीक ना, तो ए इक्वल टू दिया हुआ वैल्यू, बी इक्वल टू देख रहे हैं, और ए प्लस बी फाइंड करना है, सिंपल है, सबको ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, अरे सर, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, क्या किए, ए का वैल्यू दिया है लिख दिए, बी का वैल्यू है लिख दिए, ए प्लस बी क्या किए, ए प्लस बी के लिए क्या किए, आपको पता है कि यहाँ पर तीन जिस प्लेस पे बैठा हुआ है वही प्लेस पे 4 बैठा हुआ है, तो जब जो नंबर एक ही प्लेस पे बैठा है, जिसको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म बोलते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर भी बोलते हैं, तो उसको जोड़ा जाता है। तो 3 और 4 को जोड़ देंगे 7 हो गया, ठीक है। फिर 1 और 7 को जोड़ दिए 8 हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर है ये, और 7 और 5 को जोड़ दिए 12 हो गया, और 6 और 2 को जोड़ दिए 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, देख लेते हैं और ये ऑप्शन है कि नहीं, ठीक है, तो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, 13 तो हो गया, 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका सेट थ्योरी से है, कह रहा है कि इफ ए सेट में आपका मेंबर है ए बी सी डी, फिर बी सेट जिसमें मेंबर है बी डी ई है, और तो फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन आगे गायब है, देखिए यही गड़बड़ है सब में। तो अब इंग्लिश में फिर हिंदी में नहीं दिया था, इंग्लिश में पढ़ो। इफ ए इक्वल टू वही है, बी इक्वल टू वही जो दिया हुआ है सेम, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, एक चीज यहाँ गलती क्या है कि यूनिवर्सल सेट भी दे दिया है, तो यूनिवर्सल सेट का काम ही नहीं है, हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ओनली ए इंटरसेक्शन ओनली बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कैसे होगा, आइए ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ देख रहे हैं, ए का सेट दिया है, बी का सेट दिया है, हम गिवन है लिख दिए यहाँ पर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरसेक्शन का रूल क्या पता है ना,
इंटरसेक्शन का मतलब आपके जो भी टीचर पढ़ाए होंगे ये बताया गया होगा। इंटरसेक्शन का मतलब मेरे लैंग्वेज में बता रहे हैं, कॉमन होता है, कॉमन टर्म। इंटरसेक्शन लिखा है इसका मतलब आपको कॉमन टर्म निकालना है। तो ये दोनों में कॉमन टर्म कौन कौन है? तो दोनों में कॉमन टर्म देख रहे हैं कि बी है और बी यहाँ भी है, डी है और डी भी है इसमें, इसलिए बी डी हो गया। क्या हो गया? बी डी। इसलिए ऑप्शन बी आपका इसमें सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर बी में देखो बी डी है, तो बी डी लिखा हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेट थ्योरी से है। ए सेट में पी क्यू आर एस है, बी सेट में देख रहे क्यू एस टी है, देख ही रहे हैं। सी सेट में आपका एम क्यू एन है, ठीक है। और सी सेट निकालना क्या है? सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं, देखते हैं कैसे निकाला गया। देखिए तो वही चीज, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है। तो पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए। तो अभी तो बताया इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन टर्म, कॉमन मेंबर कौन कौन है इसमें? तो कॉमन मेंबर दिख रहा है Q और दिख रहा है S, ठीक ना। Q और S दिख रहा है कॉमन, तो QS आ गया ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद हम C माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकाले। तो C का वैल्यू कितना है? C का सेट में एम क्यू एन है, लिख दिए एम क्यू एन और उसमें माइनस कर दिए ए इंटरसेक्शन बी। कितना निकाले? देखिए यहाँ QS। तो माइनस करने का रूल क्या है? माइनस करने का रूल है कि यहाँ m है, यहाँ m है नहीं है तो m लिख दिए। यहाँ q है, यहाँ q है तो q चला गया। जब यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, इस सेट में भी q है, इस सेट में भी q है। तो जब दोनों सेट में एक जैसा मेंबर मैच हो जाए तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, कट जाता है और जीरो बचता है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। तो q नहीं लिखना है। और n इसमें है, इसमें n है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि n है और इसमें n नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर n भी आ जाएगा, ठीक है। तो mn ऑप्शन नंबर ए सही हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए mn देखिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तो आपका डिफरेंस सेंसस है। यहाँ भी गड़बड़ है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सही है, आंसर इसका है ही नहीं, इसका ऑप्शन सही वाला है ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा इसको जूम करते हैं। तो जूम कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि 3x है जो छुपा हुआ है थोड़ा सा, ठीक ना। ये आपका क्या है? 3x पे पावर 4 है, 3x टू द पावर 4 है, उसको सॉल्व करना है। तो 3x टू द पावर 4 को सॉल्व करने में 4 12x³ आएगा। 12x³ कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। लेकिन चलो हम लोग गलत ऑप्शन तो टिक आउट नहीं करेंगे, सही देखेंगे ना। तो देखिए डिफरेंशिएशन का है, चैप्टर कौन सा है ये? डिफरेंशिएशन का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3x4 लिख दिए हैं, y अपने मन से मान लेना है, जब क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो y मान लेना है। फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, तो हम लिख दिए। तो y का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए dy/dx लिखा जाता है। इसका भी वीडियो हम बनाया है डिफरेंशिएशन का, आप देख सकते हैं चैनल में जाके खोज लेने, चैप्टर मतलब ये वीडियो खोज लेना डिफरेंशिएशन का और देख लेना। तो dy/dx का क्यों लिखते हैं? क्योंकि x के सापेक्ष में विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसीलिए dy/dx साइन होता है इसका। और फिर आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x⁴ का है, तो 3 आपका कांस्टेंट टर्म है, आपको पता है 3 आपका कांस्टेंट टर्म है। 3 क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, लेकिन यदि कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल टर्म गुना में रहे तो फिर 0 नहीं होता है। तो फिर उस कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो, ये बाहर कर दिए और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग? तो सिर्फ x⁴ का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x⁴ का डिफरेंशिएशन का रूल आपको पता है कि जो पावर है उसको बाहर कीजिए। देखिए पावर 4 था, 4 बाहर किए हुए देख रहे होंगे यहाँ, और 3 तो है ही पहले से। ये बीच में पॉइंट नहीं है, पॉइंट में ये गुना का साइन है, ये बीच में गुना का साइन है, ठीक है, पॉइंट मत समझ लेना। और पावर में एक घट जाता है, डिफरेंशिएशन का रूल है कि पावर में एक घट जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, रुक जाओ कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यदि आपको x पे पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है? डिफरेंशिएशन
करना है तो इसमें क्या होता है, जो पावर है उसको पहले बाहर ले आओ, बाहर ले आए, उसके बाद जो बेस में x है, इसको बेस बोलते हैं, x लिख दो, अब पावर में 1 घटा दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन है यार, डिफरेंशिएशन का मतलब घटाना ही होता है, तो घटा दिए। तो इसी में सेट किए होंगे, देख लो यहाँ पर पावर 4 बाहर कर दिए, x लिख दिया, पावर में 1 घटा दिए, तो कितना 4 3 3 तो पहले से था, तो 4 3 12 हो गया, और नीचे ये कर दिया x की ओर, ठीक है, ओके। तो आंसर यहाँ पे 12x³ आया, अब 12x³ है ही नहीं ऑप्शन में, तो सी नंबर तब पर भी हम लिख दिए हैं, सी नंबर लिख दिए कि उसी से मिलता जुलता है, ठीक ना, लीजिए कट हो गया, उसी से मिलता जुलता है, रुक जाइएगा वापस लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 12x² लिखा हुआ है, तो आंसर होगा 12x³ होगा, ठीक है ना, 12x³ है। और यदि आपको लगता है कि साहब गलत बताए हैं तो हमको मालूम कैसे चलेगा, हमको मालूम कैसे चलेगा, प्लीज़ कमेंट करो प्लीज़, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यदि आपको लगता है कि हम गलत है, 12x² ही आएगा, तो हमको उसका सॉल्यूशन करके भेज देना ताकि हम भी सीख पाएँ, ठीक है। वैसे हमको पता है इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी गलत दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में 2 log बेस में 2 और यहाँ x होगा, लेकिन क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि 2 और 1 साथ में है, 2x क्या चीज में है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या दिखेगा, साथ में, तो यहाँ क्वेश्चन गड़बड़ है, और क्वेश्चन गड़बड़ है तो प्रॉब्लम बहुत होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, टीचर्स को तो बहुत प्रॉब्लम है, स्टूडेंट लोगों को टेंशन तो है नहीं, ठीक ना, हम लोग का। तो इसका हम क्वेश्चन सुधार दिए हैं, आप सुधार लेना, हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ ऐसा क्वेश्चन होगा y = 2 log बेस में 2 है और यहाँ पर x है, ठीक है, इनटू में x है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है लंबा होता है सर जी, या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसका सॉल्यूशन बताएं, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन अभी 1 टिक आउट कर लो, इसका हम वीडियो बनाएंगे अलग से, तो इस टाइप का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल इसका आंसर 1 है, ठीक है, तो 1 में टिक आउट करो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 आपका इंटीग्रेशन का है। कैसे मालूम चला इंटीग्रेशन का है, तो देखिए ये साइन जो होता है इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये साइन इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है, चलो देखते हैं इंटीग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका इसी पेज पर है, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का जो बेसिक रूल है, ध्यान दो यहाँ पर देखना, इंटीग्रेशन का जो बेसिक रूल है, यदि आपको x पे पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो कुछ इस प्रकार लिखा रहेगा क्वेश्चन में, r = यहाँ जगह नहीं है ऊपर लिख देते हैं, x पे पावर n का यदि आपको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन मतलब होता है पावर में 1 जोड़ दो, इंटीग्रेशन का हिंदी समाकलन होता है, समाकलन मतलब जोड़ना होता है, तो इसमें पावर में 1 जोड़ा जाता है, डिफरेंशिएशन में घटाया जाता है। अब पावर में जितना जोड़े हैं उतना ही डिनोमिनेटर में n+1 लिख देना है, जितना पावर में n+1 है यहाँ भी n+1, और जैसे इंटीग्रेशन किए तो +c भी लिखना होता है। ये कॉन्सेप्ट है, पूरा बेसिक अभी नहीं बताएंगे, ठीक ना, अभी ऊपर आप लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं तो आप इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी वही किए, देख लीजिए यहाँ पर इंटीग्रेशन 2x + 3⁵ का इंटीग्रेशन करना है, तो करना कुछ नहीं है, आपको है कि आपको जो हम बताएं कि ये पूरे को x मान लो, 2x + 3 को x मान लो, और ये मान के चलो कि ये x पे पावर 5 है, x पे पावर 5 है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए वही किए हैं हम, 5 में 1 जोड़ दिए तो 6 हो गया, और 2x + 3 वैसे ही रहेगा, तो 2x + 3 पावर 6, और बाय में जितना पावर है, पावर जितना है उतना ही बाय में 6 भी लिख दिया +3, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 भी इंटीग्रेशन का है, तो अब इसमें हम इसका सॉल्यूशन तो करें लेकिन नहीं जाएंगे, आपको पता है यहाँ पर x के पावर 6 है, x का पावर 6 है, तो कुछ करना नहीं, इंटीग्रेशन में पावर में 1 जोड़ दो और जितना पावर है उतना बाय में लिख दो, जिसका ऑप्शन कौन हो जाएगा,
ये सही हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तब पर भी आपके संतुष्टि के लिए हम चले जाते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। देखिए, है ना, पावर में एक जोड़ दिए और जितना पावर उतना नीचे लिख दिए, ठीक है, आ गया, वही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, करना कुछ नहीं। कह रहा है कि द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एम। आपको पता होगा, आप जब मीन मीडियन मोड पढ़ रहे होंगे, जीएम मीन मीडियन मोड जीएमएचएम, आपको बताया गया होगा टीचर द्वारा कि मीन मीडियन मोड जीएमएचएम सब किसका पार्ट है, तो वो सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, ठीक ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे जो बेस्ट मेजर है वो क्या एएम है। एएम का फुल फॉर्म अर्थमेटिक मीन होता है, हिंदी में समांतर माध्य, तो बिल्कुल एएम ही है, ठीक ना। एएम को ही हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज भी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यस, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। 21 नंबर, ये तो और आसान है, मीन निकालना है। तो मीन में अर्थमेटिक मीन निकालना है, ये भी ध्यान रखना। मीन निकालने बोला मतलब अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम लोग यहाँ पर एवरेज के नाम से, औसत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में आते हैं और देखते हैं क्या करना है। कुछ नहीं करना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन का ये साइन है, देख रहे हैं आप, मीन का ये साइन देख रहे हैं आप, है ना साइन। चलिए, तो यहाँ पर मीन निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, जितना नंबर दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 11 दिया है, 16 दिया है, 15 दिया है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो और जितना संख्या उसे भागा दो। 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर दिए, 11 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 11। यही देखो, यही 22 और 23 एक ही क्वेश्चन है, 22 और 23 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला ये सी नंबर होता है, n+1/2 होता है। क्या होता है, n+1/2 होता है, ध्यान दो, n+1/2 होता है। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, 80, 100, 90, 70, 60, 50, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है, 7 संख्या है। इसका मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालना है, आपको सबसे पहले देखना है ये कौन सीरीज है। तो आपका सिर्फ यहाँ पर टर्म दिया है, इसलिए कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक ना। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकलता है, तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला क्या है, m मतलब मीडियन n+1/2 लिखे हुए, n+1/2 अभी बताए भी थे इससे पहले। तो n कितना है, तो जितना नंबर इसमें, कितना नंबर है, तो 7 है, तो वही आपका n है, और +1 तो फॉर्मूला में होता है /2, 8/2 4। तो जो चौथा पर है वही आपका मीडियन होगा। तो चौथा पर इसमें से कौन है, एक चीज तो बताना भूल गया, सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको आपको सजाना होगा, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। इंग्लिश मीडियम वाले असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते होंगे। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाए हैं, छोटा से बड़ा, देख लो 40, 50, 60, 80, 90, 100। मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में जब भी क्वेश्चन मीडियन का रहे तो पहले इसको सजा लेना, चाहे तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, जिसमें भी, मतलब छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा। अब इसमें चौथा टर्म आया, तो चौथा टर्म कौन है इसमें से, तो गिनती करो 1 2 3 4, इधर से भी करेंगे पीछे से 1 2 3 4, तो कुल मिला के कितना आ रहा है, 80 ही आ रहा है, सब मिला के 80 ही आ रहा है। तो मीडियन आपका 80 होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है कि मीडियन इज, माध्यिका है, माध्यिका क्या है, ऑप्शन नंबर ए पहले पढ़िए, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, हिंदी में सबसे अधिक बार आने वाला मान, नहीं, सबसे अधिक बार आने वाला मान मोड कहलाता है, तो ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन, सबसे कम बार आने वाला मान, बिल्कुल गलत, ठीक है। सी नंबर, गुरुत्व केंद्र, नहीं, ये भी गलत। मिडिल मोस्ट वैल्यू, बीच का मान, तो बिल्कुल सही। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो मिडिल वैल्यू, डी नंबर ऑप्शन होगा, बीच का मान, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 26, मोड है, मोड इज, मोड क्या है, सबसे अधिक बार आने वाला भी बताए थे, इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 27 नंबर में आपका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप जरूर याद किए होंगे, ठीक ना, कि क्या मीन इक्वल टू 3 मीडियन, पहला ऑप्शन देखो, मीन इक्वल टू 3 मीडियन -2 मोड होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है।
क्या बी नंबर मीडियन इक्वल 3 मोड माइनस 2 मीन, नहीं ये भी गलत है। तीसरा मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही तो सही है, यही आपका सही है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। और जिनको याद नहीं याद भी कर लो, ठीक है, काम आएगा। ओके, उसके बाद 28 नंबर, इसमें भी गड़बड़ है। इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो सही ऑप्शन दिया ही नहीं, ए बी सी और डी कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, ए एम इक्वल टू जी एम इंटू अंडर रूट जी एम इज टू एच एम होता है, बिल्कुल नहीं, गलत है ये, ठीक ना। एच एम इक्वल टू अंडर रूट होता ही नहीं है, गलत है ये, बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जी एम इक्वल टू यहाँ पर जी एम इंटू एच एम लिख दिया तो पूरा गलत है, ठीक है। तो ये जी एम इक्वल टू ए एम प्लस एच एम, ये भी गलत है, सही ऑप्शन है ही नहीं। तो सही क्या होता है, तो सही होता है, सुन लो मेरा बात, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सही होता है जो वो होता है जी एम इक्वल टू, नीचे लिख रहे हैं, ठीक ना, अंडर रूट ए एम इंटू एच एम होता है, ठीक है। इसके लिए हम लिख के रख भी दिए आपके लिए, देख लेते हैं, ठीक है। ये होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 था ना, ये होगा जी एम इक्वल ये वाला, ठीक है। तो गलती है सेट में, कोई बात नहीं, हम सुधार दिए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीएम ऑफ टू नंबर 8 एंड सेल बी 18, क्या लिख दिया है, जीएम ऑफ टू नंबर्स 8 एंड 18। अच्छा, 8 और 18 का दो अंकों, ठीक है। तो 8 और 18 का, ठीक ना, 8 और 18 का जीएम निकालना होगा। तो अभी तो जीएम का फॉर्मूला अभी इससे पहले क्वेश्चन बता ही रहे थे, जीएम इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, ए एम इंटू एच एम होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर दिए हैं, तो देख ही लो, देखो, है ना, जीएम इक्वल टू अंडर रूट ए एम इंटू एच एम होता है, तो ए एम, सॉरी नहीं, जीएम इक्वल टू नहीं, सॉरी, बिल्कुल माफी मांग रहे हैं। जीएम इक्वल टू यहाँ पर ए एम एच एम नहीं लगेगा, यहाँ पर जीएम का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। जब दो टर्म दिया है ना, ए एम एच एम नहीं दिया, यहाँ पर दो टर्म दिया है, दो पद दिया है और जीएम निकालने बोला है, तो अंडर रूट ए बी, इस सेट के अंदर था भी शुरू में क्वेश्चन, ठीक ना, अंडर रूट ए बी होता है। तो ए का वैल्यू 8 हो गया, बी का वैल्यू 18 हो गया, ठीक ना। ये पुट कर दिए हम, और पुट कर दिए हैं, तो पुट करने के बाद कितना आया, 18 8 144 आया। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो बाय मिस्टेक ध्यान रखना, बाय मिस्टेक हम बोले थे, तो 8 और 18 यहाँ टर्म था, ए एम एच एम नहीं था। तो टर्म जब रहे और जीएम निकालना है, तो अंडर रूट ए बी ला फॉर्मूला लगाना है, ठीक ना। तो आपका 12 होगा सही ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ। 30 में आ ही गया। ए एम और एच एम जो है, ए एम और एच एम दो नंबर का लिख रहा है ना, इफ द ए एम एंड एच एम टू नंबर कौन है नहीं पता हमको, तो अभी फिलहाल 2 नंबर ए और बी मान लो। तो 2 नंबर का ए एम कितना है, 5 है, और 2 नंबर का एच एम कितना है, 3.2 है। तो बोल रहा है जी एम फाइंड करो 2 नंबर का, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ सोल्यूशन करके रखे हैं आपके लिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए एम आपका क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, 5 लिख दिए। एच एम आपका 3.2 दिया हुआ है, लिख दिए, ठीक है। आपको पता होगा ए एम का फॉर्मूला, दो पदों में यदि दो पद का ए एम निकालना है, तो दो पद का ए एम का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 होता है, लिख दिए हैं a प्लस बी बाई 2। तो a का मान यहाँ पर नहीं पता है, b का मान नहीं पता है, इसलिए वही लेके चल रहे हैं। लेकिन a m तो पता है 5, तो 5 लिख दिए। इक्वेशन यहाँ बना a प्लस बी इक्वल टू 10 बना, इसको लेके चलना है। फिर इधर देखो सॉल्व किए हैं, एच एम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद है तो नोट कर लो, 1 बाई ए प्लस 1 बाई फी, यही फॉर्मूला होता है, देख लो, यही फॉर्मूला एच एम का होता है, ठीक है। यदि दो टर्म का एच एम निकालना है तो यही फॉर्मूला लगाना। अब हम क्या किए, एच एम कितना क्वेश्चन में दिया है 3.2, तो 3.2 लिख दिए, ठीक है। अभी कटा हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा होगा, 3.2 और 2 से हम 3.2 काट दिए, 1/1.6 सामने सामने इक्वल टू के साइन में कटता है, पता है आप लोगों को। नीचे एलसीएम लिए, ए और बी का एलसीएम लिए, तो एलसीएम क्या होगा, ए बी होगा।
तो एलसीएम ए बी लिख दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी आएगा ही। बोलेंगे सर बी प्लस ए ना, तो बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी, बात एक ही तो है, ठीक है। तो लिखें ए प्लस बी। अब क्या किए कि हम लोग 1.6 इधर तो ले ही आए थे, लिख दिए 1.6 और 2 तो कट गया था, ऊपर 1 बचा। अभी ये नीचे में फ्रैक्शन जो है उसको ऊपर लेके आएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो गया, देख लीजिए ए बी ऊपर चल गया, ए प्लस बी नीचे आ गया। ये कैलकुलेशन यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर आप बहुत कमजोर है, जाके क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ के आओ, ठीक है। अब करना क्या है आपको, ये ए बी को क्रॉस गुना करना है 1.6 से, तो ए बी को इधर ले आए, देख लीजिए है ना यहाँ पर, और ए बी यहाँ अकेले फिर बच जाएगा, लिख दिए ए बी अकेला। ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग यहाँ ला चुके हैं 10, तो यहाँ 10 पुट कर दिए ए प्लस बी के जगह पे। 1.6 में से 10 गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, गुना कर लेना अपना। तो ए बी का वैल्यू कितना आया, 16 आया। अब जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, दो अंकों का, दो संख्याओं का जीएम निकालना है तो होता है अंडर रूट ए बी, जो लिखा हुआ है। तो ए बी का वैल्यू कितना आया हुआ है, 16 आया हुआ है, 16 अंदर लिख दिए, 4 आ गया। स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, है ना आसान। चलो आशा करता हूँ मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, और जितने भी इस क्लास के बच्चे हैं वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बैटरी पे गया, कोई बात नहीं, जल्दी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 हुआ ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तो सिर्फ आपको बताना है। कह रहा है कि लिस्ट स्क्वायर मेथड, आप टाइम सीरीज चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें लिस्ट स्क्वायर मेथड पढ़े होंगे। लिस्ट स्क्वायर मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड। क्या ट्रेंड निकालने के लिए लिस्ट स्क्वायर मेथड है, तो बिल्कुल सही, ए नंबर ऑप्शन करो, ठीक है। फिर 32 नंबर में क्या बोल रहा है, द सीजनल फ्लैक्चुएशन आर, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये आपका, ये भी टाइम सीरीज से है, तो पीरियोडिक एंड इरेगुलर, नहीं ये गलत है, ठीक है। बी पीरियोडिक एंड रेगुलर, हाँ यही सही है, ठीक ना। ये आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, तो ये थ्योरी इसका आपको लिखवाया गया होगा। सी आपका नॉट पीरियोडिक, ये तो गलत है, और साइक्लिकल भी गलत है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है, बी। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग सीजनल वेरिएशन, हिंदी में मौसमी वितरणों के उत्पन्न करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, इसका ऑप्शन सी है। सीट रिकॉर्ड करो और याद भी कर लेना, ठीक है। मौसम और क्या है, सामाजिक रीति रिवाज, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। अब समय नहीं है, मैं बैटरी भी लो गया है तो थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो अब बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 34 प्रोबेबिलिटी से दिया है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो पढ़े होंगे आप लोग, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 रेड एंड 5 वाइट। एक बैग है उसमें 4 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है, तो टोटल बॉल कितना हो गया, टोटल बॉल बैग में 9 हो गया, और 9 में से बोला है कि एक रेड बॉल निकालना है, तो निकालने का प्रायिकता, तो रेड बॉल का नंबर कितना है, 4 है, तो बस सीधा 4/9 कर देना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 4/9 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट हो रहा है, जल्दी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 तो आपको हम सॉल्व करके देंगे अलग से, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, ऐसे तो एक साल में 52 हर दिन, चाहे संडे हो मंडे हो, प्रत्येक दिन 52 होता है, ठीक ना, और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लेकिन लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि आपका लीप ईयर में 366 दिन होता है, 7 से डिवाइड कीजिएगा, एक हफ्ता में 7 दिन होता है, इसलिए 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आएगा, 2 बचेगा। 364 कट जाएगा 7 से पूरा, लेकिन यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये 2 आपका लीप ईयर में बचा रहता है। तो ये लीप ईयर में 2 दिन, चाहे वो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या इस तरह से करके होता है, ठीक ना, बहुत सारा। तो इसका सीधा आंसर अभी है 2/7 इसलिए क्योंकि आपके जब आप सेट कीजिएगा ना कि संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे होता है, या सैटरडे संडे होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 7 हो गया, और उसमें से संडे 2 बार में आएगा, इसलिए 2/7 होगा। तभी हम डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली बता दिए हैं। यदि कमेंट करके पूछेंगे आप कि सर नहीं समझ में आया, तब बता देंगे पूरा अच्छे से, और नहीं पूछेंगे तो समझेंगे कि आप बना चुके हैं, आपके टीचर बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन में भी टिक आउट करेंगे, ठीक है। समय नहीं है, मैं बैटरी भी लो हो चुका है, और समय भी मेरे पास अभी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ग्रेटर देन 8, मतलब 2 पासा है आपके पास, वही लूडो गोटो खेलते हैं वही ला पासा, और दोनों पासा को एक ही बार फेंकते हैं, तो मान लो एक में आएगा 5 और दूसरा में आएगा 4, तो 5 4 9 हुआ ना, तो वही इसी तरीके से करते हुए 8 से अधिक आने का कितना प्रायिकता है, तो इसका आंसर है सी नंबर 5/8, ठीक ना, 5/8। फिर है क्वेश्चन नंबर
37, ये भी प्रोबेबिलिटी से है, ठीक ना, कि आपको कह रहा है कि आपके पास एक कार्ड है, कार्ड मतलब ये जो ताश खेलते हैं पैकेट है आपके पास, उसमें से ब्लैक कार्ड और बीच में और लिखा है, तो ये एडिशन थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है? एडिशन थ्योरम। तो यहाँ अभी हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। फिलहाल इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एक ब्लैक कार्ड निकालना है और एक किंग निकालना है। तो 4 4 8 13, तो इसका सही ऑप्शन सी टिकट कर लो अभी फिलहाल और कमेंट करो सब। यदि सीखने की इच्छा है तो कमेंट करो, तब बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 किससे है? ये आपका इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन बीएमटी में लास्ट चैप्टर है, उससे है। तो पूछ रहा है एट द टाइम ऑफ इंटरपोलेशन कंटिन्यूअस सीरीज इज नॉट कम्युलेटेड अंडर, ठीक ना। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि अंतर्गणन करते समय सतत श्रेणी की संचयी नहीं बनाया जाता है। कौन सा मेथड में नहीं बनाया जाता है? क्या बाइनोमियल में, क्या न्यूटन में, क्या लैग्रेंज में, या ऑल ऑफ द एबव? तो आपको पता है बाइनोमियल में। किसमें? जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं उनको पता है बाइनोमियल में कंटिन्यूअस सीरीज इज नॉट कुमुलेटेड, ठीक है, ये हो गया। फिर 39 में आएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इज बेस्ड ऑन, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड किस पर बेस्ड है? तो इसका सी नंबर होगा, बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है, ठीक है। और लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर कह रहा है कि विच इज द मेथड दैट कैन बी यूज इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो, इनमें से कौन सा मेथड है जो लगा सकते हैं? तो न्यूटन मेथड जो है वो स्पेसिफिक टाइम में ही यूज होता है या स्पेसिफिक सिचुएशन में ही बोल सकते हैं। बाइनोमियल भी स्पेशल सिचुएशन में। सिर्फ एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज जिससे कोई भी सिचुएशन का क्वेश्चन हो, किसी टाइप का क्वेश्चन हो, इंटरपोलेट करना हो तो लैंग्वेज मेथड से आप कर सकते हैं, इसलिए सही होगा लैंग्वेज मेथड। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और जो हम कमेंट करने के बारे में बोले हैं प्लीज़ कमेंट करना, तब हम जानेंगे कि आप देखते हैं वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ 56 मिनट मतलब 1 घंटा का वीडियो होने चला है, तो अब हम बंद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद, अच्छा से तैयारी करें और कोशिश करें कि झारखंड टॉपर बने, ठीक है। इसलिए खूब मेहनत करें, इधर उधर घूमना बंद कर दें सभी को।